हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है? ओके, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। टॉपिक का नाम है पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन, दैट इज़ रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर रोटेशनल वाला पार्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। रोटेशनल मोशन मतलब एक बॉडी जब खुद के अलॉन्ग घूमती है तब उसका रोटेशन कहलाता है। तो वो रोटेशन में उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके अंदर की बाकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रोटेशनल मोशन। इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बहुत से लोगों को ये पता होगा व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मेरा बताना काम है। मैं बताऊंगा उनको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा इनर्शिया है जो पर्टिकुलरली रोटेशन के वक्त प्रेजेंट होता है या रोटेशन के वक्त अपना बिहेवियर शो करता है। इनर्शिया हमको पता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर वो चाहे मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकना चाहेगी। अगर हम उसको कोई रुकी हुई बॉडी उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो वो अपोज दिखाएगी। वो जो अपोज दिखा रही है उसको इनर्शिया बोलते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको रोकना चाहेंगे तो वो रुकने की टेंडेंसी शो नहीं करेंगी, वो अपोज दिखाएंगे, रुकना नहीं चाहेंगी। वो जो नहीं चाहना है रुकना, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई बॉडी को हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो रोटेट भी नहीं होना चाहेंगी, वो चाहेंगी कि वो रुकी रहे। एक कोई मान के चलो इतना बड़ा स्पीयर है, उस स्पीयर को हम रोटेट करना चाह रहे, वो रोटेट नहीं होना चाहेगा, वो अपोज करेगा रोटेशन को, क्योंकि उसके अंदर वो इनर्शिया है, रोटेशन का इनर्शिया है। उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास एम पे, जहाँ जहाँ वो है वो मासेस, और वो कितने दूरी पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसीडर कि दिस इज़ अ रैंडम शेप बॉडी और यहाँ से इसका रोटेशन होने वाला, तो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके जो मासेस है, लेट अस कंसीडर कि ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है। ऐसे बहुत से और भी मासेस होंगे। ये तो छोटे से हमने 3 मासेस कंसीडर किए, दे आर इनफाइनाइट मासेस, m1 m2 m3, बहुत सारे, इनफाइनाइट, हज़ार लाख करोड़, है ना। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कितनी दूरी पे है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 मास जो है वो r1 दूरी पे है। ठीक है, m2 मास जो है वो r2 दूरी पे है, और m3 जो है वो r3 दूरी पे है। तो ये भी चीज़ मैटर करती है। तो जितना दूर डिस्ट्रीब्यूशन मास का रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ठीक है ना। छोटी सी बॉडी को घुमाना आसान है, चाहे उसका मास ज़्यादा रहे। उतने ही मास की बड़ी बॉडी को घुमाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑल्सो, कितनी दूरी पे है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो हमें जो आज समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। तो जब भी आपको आगे जाके मैं आई सिंबल का यूज़ कहीं पे भी कर रहा हूँ तो यू नीड टू कंसीडर कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, अब हमें ये समझना है कि इसमें कितने मासेस हैं। तो एक m1 मास है, कितनी दूरी पे है, सो उसका r1 का स्क्वायर। ठीक, ये एक मास का हो गया। ऐसे हमें बहुत से या सभी मासेस को हमको ऐड करना है। तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो दिख रहे हैं मैं उनको लिख लेता हूँ, विच इज़ m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑल, सारे मासेस mn rn का स्क्वायर। ठीक है, तो सभी मासेस का जब हम ऐड कर लेंगे तब इस टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलेगा, तो पूरी बॉडी का। तो ये एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस इन विच वी कैन कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको तो हर बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे ऐड, इसलिए हम इसको मैथमेटिकल वे में ऐसा लिख पाएंगे कि I इज इक्वल टू समेशन, किस चीज़ का समेशन, I का, कहाँ से, 1 से लेके n तक, है ना। I का 1 से लेके n तक समेशन करेंगे और यहाँ लिखेंगे mi ri, दिस इज ri का स्क्वायर। तो ये जो हमने लिखा है ये टर्म, अब ये मैथमेटिकल टर्म्स में हम ऐसा लिख पाएंगे। तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमको अगर किसी एक केस को स्टडी करना है, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो किसी एक चीज़ को स्टडी करना है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, राइट। तो एक रिंग अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ रिंग,
ठीक है, दिस इज अ रिंग। अब इसका जो टोटल मास है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, ध्यान रखिए ये रिंग है, डिस्क नहीं है, रिंग है। एंड दिस इज 2 डायमेंशनल बॉडी, इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत बारीक सी 1 डायमेंशन की रिंग है। और इसके जो सारे मासेस है वो इस रिंग के ये सारे पॉइंट्स पे लोकेटेड है। तो ना M1, अगर ये M1 कंसिडर करते, M2 कंसिडर करते, M3 कंसिडर करते, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये M1 जो है ये फिक्स डिस्टेंस R पे डिपेंडेंट है, जो कि रिंग का रेडियस है। M2 जो है ये भी फिक्स डिस्टेंस R पे सिचुएटेड है, जो कि रिंग का रेडियस है। अगेन M3 भी जो है वो R डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वो भी फिक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जो कि रेडियस ऑफ दिस रिंग है। अब हम अपना जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लगाया, अगर हम वो यहाँ लगाते हैं तो हमको क्या पता चलता है? तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालने की कोशिश करें तो हम इसको लिख पाएंगे M1 R², M2 R², M3 R² एंड सो ऑल, जितने भी मासेस टोटल इसमें रहेंगे। अब टोटल मासेस को ऐड करके तो रिंग का ही मास मिलने वाला है। R² कॉमन आ रहा है, R² अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है टोटल मासेस, M1 भी, M2 भी और बाकी मासेस भी। तो सब मिला के तो रिंग का टोटल मास मिलेगा, जिसको हम कैपिटल M बोल देते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना आ जाएगा? mR²। इसी प्रकार से हम बाकी बॉडीज का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम जैसा कि बुक के फ्लो के हिसाब से चलेंगे, स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की बुक, इसके फ्लो के हिसाब से चलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद काइनेटिक एनर्जी इन्हें कैलकुलेट की है। तो वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद रिंग है, लेकिन रिंग मैंने पहले ही बता दिया, तो अब रिंग नहीं बताऊंगा, मैं डिस्क का डेरिवेशन आपको करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं काइनेटिक एनर्जी आपको दिखाऊंगा। यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ आवाज़ें भरपूर है, इसको मिटा देते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी हम कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पता करें। तो लेट अस हैव द सेम फिगर जो इसके पहले हमने बनाई थी, थोड़ी सी ऊपर बनाऊंगा। लेट अस कंसिडर दिस इज अ रैंडम शेप बॉडी, और यहाँ से वो रोटेट हो रही है ना, यहाँ से वो गोल गोल रोटेट हो रही है। और यहाँ पे लेट अस कंसिडर ये M1 है मास, ये M2 मास है, और ये M3 मास है। इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है, इसका डिस्टेंस R3 है। आई होप सबको दिख रहा है। अगर विजिबिलिटी में कोई इशू रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए। मैं थोड़ा छोटे फॉन्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसी एक बोर्ड में सारी चीज़ें आ जाए, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो बताइए। सो R1, R2 एंड R3 ये डिस्टेंसेस है ऑफ मासेस M1, M2 एंड M3। सिर्फ 3 ही मासेस रहेंगे क्या? नहीं, इनफाइनाइट मासेस है। हमने रेफरेंस के लिए 3 मासेस को यूज़ किया है या कंसिडर किया है। मासेस तो बहुत से हैं और ये मासेस की संख्या हम गिन नहीं सकते, इतनी है। ठीक है, तो छोटे छोटे मास करके बॉडी बनती है ना, यू नो दैट। सो M1, M2 एंड M3 है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि ये बॉडी जो है ये रोटेट हो रही है। लेट अस कंसिडर कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है। तो ये M1 मास भी जो है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, M2 मास भी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, M3 भी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि जबकि इनका डिस्टेंस R1, R2 एंड R3 ये अलग अलग है, लेकिन जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे रोटेट होके आएगी तब सभी के सभी वापस उसी पोजीशन पे रहेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब टाइम पीरियड फिक्स है। अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो वी नो ओमेगा भी फिक्स रहेगा, बिकॉज ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड 2π/t। याद है ओमेगा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो इनका घूमना M1 का, जब मैं बोल रहा हूँ पूरी बॉडी रोटेट होकर वापस अपनी पोजीशन पे आएंगी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, तब M1 जहाँ से स्टार्ट किया वापस M1 भी वहीं आ जाएगा। साथ में M2 जहाँ से स्टार्ट किया M2 भी वहीं आ जाएगा, M3 जहाँ से स्टार्ट किया M3 भी वहीं आ जाएगा, सेम टाइम पीरियड में, चाहे डिस्टेंस कितना भी रहे। मतलब सबका टाइम पीरियड सेम है, मतलब सबका ओमेगा सेम है। दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सो विल सॉल्व व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इस केस में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझा दिया है, टॉपिक का नाम तो चेंज कर देना चाहिए पहले, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ओके,
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पहले इनकी निकाल लेते हैं. सो वी कैन राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट मास m1 विल बी इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, जो भी उसकी वेलोसिटी, वी डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी. साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड मास अगर हम देखेंगे तो वी कैन कॉल इट एज m2 v2 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज m3 v3 स्क्वायर. ऐसी बहुत सी बॉडीज हैं, बहुत से मासेस हैं जिनका हम निकाल पाएंगे. टोटल काइनेटिक एनर्जी इनका सबका सम रहेगी. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 एंड सो ऑल. मतलब बाकी सारी काइनेटिक एनर्जी का मिला के सम रहेगी. तो इनको लिख लेंगे. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑल. नाउ v1 दैट इज वेलोसिटी विच इज लीनियर वेलोसिटी, इसका रिलेशन ओमेगा के साथ हमको पता है. v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, राइट. यहाँ ये रिप्लेस करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज हाफ m1 v1 की जगह लिखा मैंने r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब सर यहाँ ओमेगा 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले देख लिया कि सबका ओमेगा जो रहेगा वो सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, राइट. फिर से आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, एक 2 मिनट का एक पॉज ले लेता हूँ, आवाज़ ख़त्म होने दीजिए. ओके, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस था, अब क्लियर है. सो m1 r1 ओमेगा स्क्वायर. यहाँ ओमेगा 1 इसलिए नहीं लिखा हमने क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा. जैसे हमने बताया था सबका टाइम पीरियड सेम है, राइट. सबका टाइम पीरियड सेम है तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा. यहाँ ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे. ओके, इसके बाद हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बाकी वैल्यूज़. अब सब में आप देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन है. सो विल टेक हाफ और अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और बाकी वैल्यूज़ और साथ में ओमेगा स्क्वायर भी. ये जो वैल्यू है ये हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा था. इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, जिसका मतलब है I, है ना. सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. चलिए, 12 मिनट्स वीडियो हो गया है और हमारे पास समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे काइनेटिक एनर्जी के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट इज़ कमिंग आउट टू बी इट इज़ कमिंग आउट टू बी mr स्क्वायर. अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, दैट विल सी. तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग हमको पता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग इट्स ओन एक्सिस, है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी mr स्क्वायर. किसका है ये? रिंग का. mr स्क्वायर. r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, m इज द टोटल मास ऑफ द रिंग. ठीक है. अब हम देखेंगे डिस्क के बारे में. तो डिस्क और रिंग में फ़र्क क्या है ये तो सबको समझता है. रिंग जो होता है वो सिर्फ एक आउटर एज पे मास लोकेटेड रहता है. डिस्क जो होता है वो पूरी तरह हर तरफ पूरी तरह मास लोकेटेड होता है ना. तो अगर हम बोलते हैं कि ये डिस्क है तो ये पूरा ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर ये डिस्क है और लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्सिस, वी कैन कंसीडर. अब देखिए डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें रिंग की इंफॉर्मेशन है. रिंग का मास कितना है ये हमको पता है. तो लेट अस कंसीडर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमको पता है. तो लेट अस कंसीडर कि एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस r एक रिंग है ना. ये एक रिंग है जिसकी थिकनेस जो है, पहले तो इसका जो मास है वो dm है. ये टोटल मास है, ठीक है, टोटल मास. और इसकी जो थिकनेस है वो लेट अस कंसीडर कि dr है. dr इज द थिकनेस. ये हम मान के चल रहे हैं कि dr इसकी छोटी सी थिकनेस है. और ये जो है इसका जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया रहेगा इसका जो है इट विल बिकम 2 पाई r इंटू डी आर.
ठीक है, एरिया, हाँ सिर्फ एरिया की बात चल रही है, मतलब इसकी थिकनेस जितनी है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो रिंग कुछ इस प्रकार से ऊपर से देखेंगे तो ये एक रिंग है कुछ इस प्रकार से, इसकी थिकनेस जो है ये थिकनेस ये डी आर है ना, और ये जो है ये छोटा सा आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो ये जो है सरकमफ्रेंस इसका हो गया 2 पाई आर, और इसकी जो टोटल विड्थ है उसके हिसाब से डी आर, तो ये इसका टोटल एरिया हो गया, राइट, गॉट इट। तो ये इसका टोटल एरिया हो गया। सो ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो टोटल एरिया। अब हमें ये समझना है कि अगर हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है तो यहाँ से लेके ये जीरो रेडियस से लेके अगर ये कैपिटल आर तक के हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, देन वी आर गोइंग टू गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। नाउ यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो ये डिस्क जितनी भी है इसका टोटल मास डिस्क का जो है वो कैपिटल एम है और रेडियस आर है, तो डिस्क का मास डेंसिटी कितना रहेगा? तो लेट अस कंसीडर सिग्मा इज द मास डेंसिटी ऑफ अ डिस्क। Sigma is the mass density of a disk, then it will be equals to mass divided by the total area of the disk. तो total area it will become pi r square. In the same way अगर हम इस छोटी रिंग का भी मास डेंसिटी निकालेंगे तो वो सेम आना चाहिए। तो अगर इस छोटी रिंग का मास डेंसिटी हम निकालेंगे इट विल बिकम, उसका मास है टोटल dm और इसका टोटल एरिया जो रहेगा जैसा मैंने अभी बताया इट विल बिकम 2 पाई r इंटू डी आर। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मास डेंसिटी है और उसी बॉडी की है, सेम बॉडी की, तो मास डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, इट विल बी सेम। ओके, सो इससे हम dm की वैल्यू निकाल पाएंगे। dm विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू डी आर इंटू सिग्मा, बट सिग्मा है m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज dm इज इक्वल्स टू 2 पाई r डी आर इंटू m डिवाइडेड बाय पाई capital R का square. Here pi gets cancelled out, which will become 2r dr into m divided by r square. That will be the small mass dm. Right? Now we'll calculate the moment of inertia of a disk. Calculation करेंगे. So I will be equal to moment of inertia of a disk will be equal to, ये अभी हमको ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके r तक किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का इनटू ये डिस्टेंस जो हमने लिया है ये हमने स्मॉल r लिया है ना, स्मॉल r इनटू r का स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला है mr स्क्वायर। तो टोटल मास ऑफ द रिंग विच इज, आई एम सॉरी, ये टोटल मास ऑफ द रिंग लेना है हमें। टोटल मास ऑफ द रिंग इज dm, तो इट हैज टू बी dm इंटू आर स्क्वायर। ओके, नाउ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके पहले हमको dm की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, विच इज गोइंग टू बी, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी 0 से लेके r तक के dm की वैल्यू विच इज 2r dr इंटू m, m थोड़ा सा लेफ्ट में लिख के dr राइट में लिख देंगे, m इंटू dr इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस कैपिटल आर ये बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम कैपिटल एम भी बाहर निकलेगा, 2 भी बाहर निकलेगा, कैपिटल आर भी बाहर निकलेगा। आर इंटू आर स्क्वायर विल बिकम आर क्यूब इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक हम करेंगे, विच इज कमिंग आउट टू बी 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे इट विल बिकम r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 0 से लेके r तक के। अब जब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे लिमिट्स को, देन वी आर गोइंग टू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, है ना, ये डिस्क है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाल रहे हैं विच इज कमिंग आउट टू बी 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। हियर r स्क्वायर एंड हियर इट विल बिकम 2, so it will become, this is 2, 2s are 4, so I, that is moment of inertia of a disk, will be equals to mr square divided by 2. This is the moment of inertia of a disk, and this is the way we can calculate the moment of inertia of any body. Process will be same, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब
ये अगर हमको समझ में आ गया है कि डिस्क का कैसा रहेगा, फिर रिंग का कैसा रहेगा, तो ये एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करनी है हमें कि अगर कोई एक फॉर्मूला है, लेट अस कंसीडर कि एम के स्क्वायर एक जनरल फॉर्मूला है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये एम के स्क्वायर कोई फॉर्मूला है तो आपको ध्यान रखना है कि ये के की जगह डिस्क के वक्त, रिंग के वक्त के की जगह आर था, और यहाँ के की जगह आर डिवाइडेड बाय √2 है। ध्यान रखिए, डिस्क के वक्त आर डिवाइडेड बाय √2 है, ठीक है। इसी प्रकार से जब स्पीयर का कैलकुलेट करेंगे इट विल बिकम √2/5 आर, ठीक है। अब ये मैंने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको हम समझेंगे। सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और वो रेडियस ऑफ गायरेशन समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रिंग और डिस्क के साथ क्या हुआ तब ये फॉर्मूला निकला है। तो इसको समझने के लिए दोनों डायग्राम हम साइड बाय साइड निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे और कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन मैं समझा दूं कि क्या है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन वो रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड व्हाइल इट इज रोटेटिंग, ठीक है। जब वो रोटेट हो रहा है तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे वो पूरी बॉडी का मास लोकेट हो जाएगा, राइट। जैसे मान के चलते हैं कि ये एक रैंडम शेप की बॉडी है और ये रोटेट हो रही है बहुत तेजी से, इसके मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, लेकिन जब ये तेजी से रोटेट होना चालू करेंगी तब एक ऐसा पॉइंट बनेगा, लेट अस कंसीडर वो पॉइंट यहां बन गया, जहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरा मास इस बॉडी का वहीं सिचुएटेड है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी कंसीडर्ड एज के, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्क की तरफ भी चलते हैं। तो डिस्क ये थी हमारी, इस प्रकार से ये डिस्क थी हमारी, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्क है हमारी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। डिस्क लग नहीं रही है, कोई बात नहीं है, हमको मानना है डिस्क है ये। अब ये जब डिस्क गोल घूम रही है तब इसका मास जो है यहां से लेके यहां तक हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, लेट अस कंसीडर कि वो पॉइंट यहां है जहां पे पूरा मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड जब वो रोटेट हो रही है। तो यहां पे जो पूरा मास रोटेट का, यहां पे रोटेशन के वक्त मास सिचुएटेड है, तो ये डिस्टेंस को के बोलेंगे। रिंग के वक्त भी ऐसा ही करना है, जब रिंग रोटेट हो रही है, ये रिंग है हमारी, जब रिंग रोटेट हो रही है तब भी हमको यही कंसीडर करना है कि कहां उसका पूरा मास लोकेटेड है। तो हमको पता है इट विल बी ऑन द सर्कमफरेंस ओनली, इसलिए के की वैल्यू आर के बराबर हो गई, तो ये हो गया के। अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था, इट इज कमिंग आउट टू बी mr स्क्वायर, और इसका आया था हाफ mr²। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, जब भी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यूजिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू mk², ये फॉर्मूला बनता है। अब जब ये फॉर्मूला हम यहां लगा रहे हैं तब यहां k की वैल्यू r के बराबर है, जो कि रेडियस ऑफ रिंग है ना। k की वैल्यू r के बराबर है क्योंकि जो मास सिचुएटेड है पूरा रोटेट होते वक्त का, वो सर्कमफरेंस पे ही होगा क्योंकि बीच में कोई मास नहीं है, इसीलिए k की वैल्यू r के बराबर हो गई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज कमिंग आउट टू बी mr²। वही अगर डिस्क की बात करेंगे तो पूरा मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको कोई तो एक लोकेशन मिलेगी जहां पे पूरा मास लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वहां पे जमा है रोटेट होते वक्त। तो वो डिस्टेंस जो मिलता है डिस्क के केस में वो मिलता है r डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस पे। मतलब अगर इसका रेडियस अगर कैपिटल R है तो r डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस पे अपने को k की वैल्यू पूरा मास लोकेटेड मिलता है। तो k की जगह अगर आप r डिवाइडेड बाय √2 डाल दोगे तो आपको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क 1/2 mr²। वही अगर स्पीयर की बात हो गई, लेट अस कंसीडर कि ये स्पीयर है और ये ऐसा यहां से गोल घूम रहा है, गोल गोल, तब कितना रहेगा? तो इस स्पीयर का रेडियस कैपिटल अगर r है तो कैलकुलेशन करने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए जो k की वैल्यू रिक्वायर्ड है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द स्पीयर इज कमिंग आउट टू बी √2 डिवाइडेड बाय 5। मतलब k की वैल्यू कहां आ रही है, पूरा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा, इट इज एट
√2/5r इतने डिस्टेंस पे हो रहा है, तो यही वैल्यू k की है, यहीं पे पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यही वैल्यू k की रहेंगी। अगर ये वैल्यू k की है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है, यहां पुट कर दो वैल्यू को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज कमिंग आउट टू बी m मास ऑफ दिस कंप्लीट स्फीयर इंटू k की जगह √2/5 इंटू r का स्क्वायर। सो इट इज 2/5 mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ाया। ऑलरेडी 25 मिनट्स हो गए हैं, जो समझा पा रहा हो वो समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प आपकी हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक तो वीडियो पहुंचना चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं कोई बात नहीं, शेयर करके भूल जाइए, अच्छा काम करिए, शेयर करेंगे, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो पहुँचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय।